नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारत ने रक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ी डील कोई नहीं की है। क्या है खबर? खबर यह है कि भारत की वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है 114 राफेल विमानों के लिए, और ये डील बहुत जल्दी इसको मंजूरी मिल सकती है। मान के चलिए, इसको पूरी तरह से क्लियर माना जा रहा है कि 114 राफेल अब दासो एविएशन यानी फ्रांस की जो कंपनी है उससे खरीदे जाएंगे। और खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनेंगे, क्योंकि फ्रांस पहले ही इस पर राजी हो चुका है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भारत में इसके लिए प्लांट लगाए जाएंगे, भारत में इसके फ्यूजलाज यानी इसकी मेन बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहने का मतलब ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में या फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा डिसीजन साबित हो सकता है। लेकिन साथ में कुछ और भी बातें हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करनी चाहिए कि क्या भारत अपने टारगेट पर पूरा पहुंच जाएगा। भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। क्या भारत वास्तव में इस डील के बाद अपने इस टारगेट को पूरा कर लेगा या फिर अभी तक चिंता और बनी रहेगी? देखिए, लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को पूरा करना भारत के लिए जब से ऑपरेशन सिंदूर की बात आई है या फिर उससे पहले भी सिरदर्द बना हुआ है, और लगातार हम डील किए जा रहे हैं। स्वदेशी तकनीक पर आधारित हम तेजस MK1A, तेजस MK2, एमका जैसे प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, उसमें काम भी चल रहा है। लेकिन अभी तक बहुत सी चीज़ें जैसी की तैसी हैं, मतलब जैसे थी वैसी ही समस्याएं बनी हुई हैं। तो आज के सेशन में इसी पर चर्चा करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इस डील के बाद भी भारत को और क्या क्या करना पड़ेगा, और जो डील होने वाली है उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो सेशन में बने रहिएगा, लास्ट तक आप सारी चीजों को देखिए। देखिए खबर क्या है। मेड इन इंडिया, इंडिया मूव टुवर्ड्स रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ डील फॉर 114 राफेल जेट्स डिफेंस मिनिस्ट्री बिगिंस रिव्यू ऑफ IAF प्रपोजल। यानी यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया है 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स के लिए, जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे। और दसोल्ट एविएशन जो है फ्रांस की कंपनी, ये भारत की कंपनियों के साथ मिलकर इस पर प्रोग्राम शुरू करेगी। तो सुर्खियों में ये खबर सभी अखबारों में इस समय है। IAF ने रक्षा मंत्रालय को भेजा 114 राफेल जेट का प्रस्ताव, भारत में होगा इनका निर्माण, और ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। बिल्कुल, अभी तक इतनी बड़ी रक्षा के क्षेत्र में कोई डील भारत में नहीं हुई है। देखिए, वायुसेना जो 114 राफेल यहाँ पर बनाएगा, 2 लाख करोड़ का ये लगभग आपका प्रोजेक्ट है। और इसमें खास बात है कि 60% जो तकनीक है, जो इसमें एसेसरीज लगेंगी, सामान लगेगा, वो सभी भारत में बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये प्रस्ताव भेजा गया है, यानी इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं, इसके बाद अब क्या होने वाला है। तो यहाँ रक्षा अधिकारी जो हैं उन्होंने कहा है कि IAF के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ केस यानी SOC कुछ दिनों पहले मंत्रालय तक पहुंचा था। अब इस पर क्या किया जाएगा? अब इसमें रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी। मीटिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी DPB के द्वारा होगी और इस पर चर्चा होगी। इसके बाद इसको DAC यानी डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल को भेजा जाएगा, और अगर DAC इसको अप्रूवल देता है तो फिर ये कार्य शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये सारा कुछ पहले से ही प्रस्तावित था। अगर IAF ने पूरा प्लान बनाकर भेज दिया है और ये पहले से बात सरकार के जहन में है, सरकार इसको पहले से जानती है, तो ये पक्की बात है कि DAC इसे मंजूरी देगी। ये मान के चलिए ये डील हो चुकी है और इस पर आने वाले समय में जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। यानी अब भारत के पास में नए 114 राफेल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, भारत राफेल के बारे में 2 डील ऑलरेडी पहले कर चुका है। एक 58,000 करोड़ की डील हमने राफेल के लिए की थी, और 36 राफेल जो है
फ्रांस से हमने प्राप्त किए थे। उस समय सारे के सारे इंपोर्ट किए गए थे, भारत में नहीं बने थे। फिर उसके बाद राफेल मरीन की भी हमने डील की और वो उसमें हमने 26 राफेल यानी समुद्री क्षेत्र के लिए कॉम्पिटेबल, जो कि वॉरशिप पर कॉम्पिटेबल होते हैं, समुद्री जहाज़ों पर, लड़ाकू जहाज़ों पर, उनके लिए मंगाए हैं। तो और इसके अलावा ये डील है, यानी आप समझना सब चीज़ें, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब इसमें देखिए आप कि हमारी चिंताएं जो हैं वो ये हैं कि हमारे जो 42 स्क्वाड्रन का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और अभी जो हमारे पास में वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन हैं वो भी घटकर 29 रहने वाले हैं, क्योंकि मिग 21 जो है वो 19 सितंबर को उसके 2 स्क्वाड्रन डीकमीशन हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, यानी उनको हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने आनन फानन में, यानी पूरी तरीके, हालांकि पहले आनन फानन तो नहीं कह सकते क्योंकि इस पर चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी, एयरफोर्स ने जो प्रस्ताव दिया राफेल F4 लड़ाकू विमानों का, तो सरकार फ्रांस की सरकार के साथ G2G समझौता करने जा रही है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट समझौता होगा और इन सभी विमानों को भारत में बनाया जाएगा। पूरी कहानी को अगर आप समझें, जैसा कि मैंने कहा 42 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट है, और ये भी बता दें कि इससे ज़्यादा स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि ये 42 स्क्वाड्रन का जो एक आंकड़ा है ये बहुत पहले से चले आ रहा है। आज की डिमांडें हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक हम वो ही लेके चल रहे हैं, 42 मान लीजिए। वर्तमान में आपके पास में स्क्वाड्रन कितने हैं? टोटल 31, जिनमें से मिग 21 आपके रिटायर हो जाएंगे तो ये रह जाएंगे आपके 29। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, 18 विमान होते हैं लड़ाकू विमान। अब आप सोच लीजिए आपको टोटल और कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी आपको 13 स्क्वाड्रन और चाहिए, और 13 इंटू 18 कर लीजिए, इतने विमानों की आवश्यकता है। फिर अगले 10 सालों में आपके जो स्क्वाड्रन हैं, जगुआर का हुआ, मिग 29 हुआ, मिराज 2000, ये भी अगले 10 सालों में रिटायर की स्थिति में पहुंचेंगे। इनके टेक्निकल कंपोनेंट काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, टेक्निकल लाइफ इनकी समाप्त हो चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में भारत को बहुत संभल के चलना है। भारत के जो स्वदेशी प्रोजेक्ट हैं, तेजस से संबंधित हैं, एमका से संबंधित हैं, और फिर राफेल जिसको भारत में बनाया जा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञों की बात आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 114 राफेल की ये जो डील हुई है उसके बाद भी और डील अभी हम फ्रांस से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सभी जगह नजर डालें, आप देखेंगे कि देखिए अमेरिका से हम कोई भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं चाहते, रसिया से हम ऑलरेडी सुखोई 31 और मिग सीरीज के विमान खरीद चुके हैं, फ्रांस से हमारा चल ही रहा है राफेल का, चाइना से हमारा कोई संबंध है नहीं, चाइना से हम कोई एयरक्राफ्ट खरीदेंगे नहीं। तो बचता क्या है? या तो स्वदेशी तकनीक से डेवलप करो, या फिर आप फ्रांस के राफेल को खरीदो। और राफेल एक अच्छी क्वालिटी का, बेहतर तकनीक वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, तो वो विकल्प भी हमारे पास अच्छा है। रसिया से हो सकता है Su-57 की डील भी जल्दी हो जाए। Su-57 की डील की पूरी संभावना है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं, उस समय हो सकता है Su-57 की डील हमारे यहाँ पर कंफर्म हो जाए, और उसके लिए पहले से प्लान भी चल रहे हैं। नासिक प्लांट में रसिया की जो टीम है वो ऑब्जर्वेशन के लिए आ रही है, यानी उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन Su-57 आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद पाओगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर नहीं जाना चाहोगे। उस प्रोजेक्ट को हमें एमका से ही बैलेंस करना होगा लंबे समय में। तो ऐसे में 4.5 जनरेशन का जो राफेल है वो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है, यानी हमें बाकी के स्क्वाड्रन भी इसी से फिलहाल में पूरे करने होंगे, और स्वदेशी तकनीक से तेजस Mk1A और तेजस Mk2 पर कार्य करना पड़ेगा, और तय समय में उनको तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊं, जिस तरीके से देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कहें मिग 21 तो आपका 19 सितंबर को ही रिटायर हो रहा है, फिर उसके बाद 2025 से 2032 तक जगुआर भी आपका, इसके स्क्वाड्रन भी हट जाएंगे, मिराज 2000 और मिग 29 2032 तक, ये वो विमान हैं जो हमारे स्क्वाड्रन में अभी फिलहाल में कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं। मिग 23 27 ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। फिर हमारी जो खुद की योजनाएं चल रही हैं, Mk1A का मतलब हो गया, हमने 83 ऑर्डर पहले दिए थे, 97 बाद में दिए, यानी अगर हम कहें तो 180, यानी 10 स्क्वाड्रन हमारे लगभग इससे बनेंगे। फिर Mk2 और एमका
तेजस MK2 और M का, इनमें अभी हमें कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए। तो मल्टी रोल फाइटर एक्विजिशन यानी नई अंतरराष्ट्रीय खरीद प्रक्रिया भी हो सकता है हमें प्रारंभ करनी पड़े, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो विकल्प है उनमें सबसे अच्छा विकल्प है राफेल, और फिर कुछ मात्रा में हम Su-57 की ओर जा सकते हैं। पूरे आंकड़े को ध्यान से समझिए, 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है, वर्तमान में कितने हैं 31 स्क्वाड्रन किस किस के हैं ध्यान से देखिए। Su-31 MKI यानी सुखोई 30 हमारे पास में 12 से 14 इसके स्क्वाड्रन है, और ये सबसे बड़ा हमारे पास में यानी स्क्वाड्रन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी से बनता है, और ये पूरी तरह से एक्टिव है। MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन ये अभी आपसे रिटायर हो जाएंगे। जगुआर जो है 2025 से 2032 तक रिटायर होगा, 6 स्क्वाड्रन इसके हैं। मिराज 2000 MiG-29 तीन स्क्वाड्रन है, 2032 तक ये आपके रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब 2032 तक अगर आप देखेंगे 2 और 6 8 और 3 11 और 3 14 स्क्वाड्रन आपके इसमें से बाहर निकल जाएंगे। राफेल के ताजा आपके पास में 2 स्क्वाड्रन हैं, और तेजस MK1 जो हमने खुद ने बनाया है उसके भी स्क्वाड्रन 2 हैं, बाकी लाइट कॉम्बैट हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इसमें हमने 114 का मतलब हो गया लगभग 6 स्क्वाड्रन और बढ़ा देंगे हम, इसमें 6 स्क्वाड्रन बढ़ा देंगे, लेकिन उसमें भी क्या लगेगा समय। पूरे ग्राफ को अगर आप इससे समझे, देखिए समय के अकॉर्डिंग यानी 31 स्क्वाड्रन से आप चलें, एक एक करके देखें कि आपके पास में अभी रह जाएंगे 29, 2027 तक जगुआर इसमें से जाएगा, ठीक है। यानी 29 30 जो स्क्वाड्रन है, तो जगुआर के जाने के बाद में इनकी संख्या घटकर कम होगी, और फिर इसमें आप मान लीजिए अपने तेजस जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है 2029 तक, उसको समय पर पूरा कर लेते हैं तो 30 से 32 स्क्वाड्रन होंगे। लेकिन जगुआर जैसे ही रिटायर होगा ये तुरंत 28 पर आ जाएंगे, और फिर 2035 तक ये आपके मिराज और MiG-29 के जाने के बाद इनकी संख्या 25 रह जाएगी। और देखिए अगर ये 25 पर आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी। अगर आप इसमें सारे कार्यक्रम हमारे स्वदेशी तकनीक वाले पूरे कर लेते हैं तब भी 35 स्क्वाड्रन आपके पास में बचेंगे, यानी 35 यानी 42 का टारगेट आपका तब भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी समय भारत सरकार को ये डिसीजन ले लेना चाहिए। राफेल जो 114 खरीदे हैं हमें और ज्यादा संख्या में खरीद लेने चाहिए, और Su-57 पर भी जल्दी डिसीजन भारत को लेना होगा, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट का फिलहाल में हमारी वायुसेना के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम एमका की बात कर रहे हैं उसको भारतीय सेना में शामिल होने में 10 से 15 साल लगेंगे। तो अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर आधारित वायुसेना बनानी है, वायुसेना को शक्ति प्रदान करनी है, चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, तो फिर आपको Su-57 की ओर जाना पड़ेगा, और कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए फ्रांस से हमने 36 राफेल खरीदे थे 58,000 करोड़ में, 2016 में डील हुई थी, 2022 में हमें ये सारे प्राप्त हो गए। फिर हमने राफेल मरीन को खरीदा 63,000 करोड़ में, और इसमें 26 राफेल जो हैं हमें समुद्री सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये 2 डील हम राफेल की ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर 114 और मिला दें तो टोटल राफेल की संख्या हमारे पास में 176 हो जाएगी। राफेल फाइटर जेट जो है वो अपने आप पे बहुत बेहतरीन माना जाता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो उपयोग है वो हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। चाइना की PL-15 मिसाइल को बहुत सटीकता के साथ इसने नष्ट कर दिया था। पूरा जो इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर राफेल तो चलो हमारे पास में ऑलरेडी थे, तो आपने राफेल ही क्यों चुना, कोई दूसरा विकल्प इसका नहीं है क्या? तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए अमेरिका से हम कोई फाइटर जेट अभी वर्तमान में खरीदना ही नहीं चाहते, और साफ मना सरकार ने कर दिया है, और वो सही भी है। दूसरी तरफ हम रसिया की बात करें तो रसिया की जो टेक्नोलॉजी है, बाकी सब और बाकी के फाइटर जेट्स जितने भी हैं उनको सबको हम परख चुके हैं। हमारे पास में सुखोई सीरीज के सभी विमान हैं, मिग सीरीज के सारे विमान हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, और फ्रांस में हम मिराज और राफेल ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं। तो राफेल इन सब में सबसे बेहतर फाइटर जेट है, और यही देश हैं जो अपनी कैपेबिलिटी को दिखा चुके हैं।
तो कहने का मतलब हमें राफेल पर जाना होगा। राफेल की खास बात देखिए आप कि राफेल जो फाइटर जेट है वो उसकी रेंज है लगभग 3700 किलोमीटर। ये मरीन, राफेल मरीन की बात कर रहे हैं हम, दोनों विमानों की लगभग सेम ही कैपेबिलिटी है। 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसमें क्रू मेंबर 2 बैठ सकते हैं यानी 2 पायलट। 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक कर सकता है, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है, यानी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है। और फिर इसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है ताकि दुश्मन को सटीकता से पहचान सके। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस है, यानी जो हमारे पास में राफेल है उससे भी एडवांस हम इसको बना रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये डील होती है, तो जो भारत में बनाए जाएंगे तो उसमें भी और एडवांस टेक्नोलॉजी लगाए जाने की बात कही जा रही है। क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाएंगे वो भी बात करते हैं। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स इसमें मौजूद है। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है, यानी जब फ्लाइट रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें सब कुछ पता लगता है कि क्या किस समय हो रहा था। 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, जो कि अच्छी कैपेबिलिटी मानी जाती है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले लगा होता है ताकि पायलट पूरी तरह से दुश्मन पर नजर रख सके। फिर इसमें जो मिसाइल या हथियार हैं उनकी बात कीजिए। इसमें स्कैल्प मिसाइल जो है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है। लंबी दूरी तक वार करने वाली क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड से गति करती है। मीटियोर मिसाइल जो है यहाँ पर लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी ए टू ए अटैक करती है। दुश्मन का सामने से कोई लड़ाकू विमान या कोई भी वेपन आ रहा है उसको नष्ट कर सकती है। एलजीबी यानी लेजर गाइडेड बम लगे हुए हैं, जो कि 500 से 2000 पाउंड के बम हैं, जो लेजर के बूते सटीक हमला करते हैं और दुश्मन के किसी भी विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम एनसीबी लगे हुए हैं, जमीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत बम हैं। और हैमर जीपीएस बम लगा हुआ है, हवा से जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम है जो जीपीएस से सटीक हमला कर सकता है। तो ये सारी राफेल की खासियत है। अब हम जो राफेल बनाने जा रहे हैं, दसॉल्ट जो हमारे फ्रांस की कंपनी है दसॉ एविएशन, उससे जो हमारी डील हुई है वो ये है कि हम हमारे यहाँ पर जब राफेल बनाएंगे तो उसमें और भी कुछ बेहतर तकनीकें ऐड करेंगे, और वो जो बेहतर तकनीकें होंगी वो इसको और ज्यादा घातक बना देंगी। दूसरी बात यह है कि हमारी डील हो चुकी है फ्रांस से M88 इंजन के निर्माण के लिए। तो हैदराबाद में जब उसका प्लांट लग रहा है, M88 इंजन जब भारत में ही बनेंगे तो राफेल के साथ उसे जोड़ना, इंटीग्रेट करना और भी आसान होगा, यानी भारत के लिए सारी फैसिलिटी एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी। राफेल F4 की ताकत और खासियत, राफेल सुपर क्रूज क्षमता वाला विमान है। और देखिए इसकी एक खास बात यह है कि आफ्टर बर्नर जो तकनीक होती है उसके बिना भी ये फुल स्पीड से दौड़ सकता है, फुल स्पीड से उड़ान भर सकता है। आफ्टर बर्नर से अतिरिक्त थ्रस्ट मिलता है विमानों को, लेकिन यहाँ आफ्टर बर्नर के बिना भी ये पूरी तरीके से, यानी जो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है उससे उड़ान भर सकता है। यह क्षमता राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करती है। आधुनिक एवियोनिक्स ऑल इन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसके अंदर सभी मौसम और युद्ध परिस्थितियों में इसको इफेक्टिव बनाता है। 4.5 जनरेशन का ये जो विमान है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आपको पता है 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं, लेकिन राफेल में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी इसका जो खुद का सिस्टम है वो इतना अच्छा है, इसकी संचालन क्षमता इतनी अच्छी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। इस पर एक रडार लगा है, RBE2AA रडार। इस रडार की सहायता से 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान और मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है। ये इसकी खास बात है। अच्छा, अगर देखिए हमारी ये जो डील है ये होती है, यानी इस पर प्रोग्राम चलता है, जो कि हमें दिख रहा है कि ये काम हम शुरू कर रहे हैं, तो इससे भारत को और क्या फायदे होंगे, ध्यान से समझना। एक तो यह है कि मेक इन इंडिया एनवायरमेंट इकोसिस्टम जनरेट होगा, यानी भारत में लड़ाकू विमानों के बनने की जो एक इकोसिस्टम है वो तैयार होगा,
तो हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं तेजस MK1, तेजस MK1A, तेजस MK2M का, उन सभी के लिए भी एक इंडस्ट्री डेवलप होगी और इस टेक्नोलॉजी से भारत में हम कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान बनाने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। फिर भारत में इससे बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। भारत में इसके लिए रिसर्च लेवल पर काम होगा, भारत में स्टार्टअप शुरू होंगे, तो फिर युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विमान निर्माण के लिए कई हिस्से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियार इंटीग्रेशन भारत में होंगे। इससे देश के टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तकनीक, क्योंकि देखिए ना तो अमेरिका हमें डीप टेक्नोलॉजी देने वाला है, ठीक है, रसिया और फ्रांस इस समय तैयार हैं कि हम आपको फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, पूरी डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है। एमआरओ हब, एमआरओ हब का मतलब है कि यहाँ पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, ये जो हब है वो तैयार होगा। यानी जो विमान है उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, रिपेयरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, विमान के 30+ वर्षों की सर्विसिंग भारत में संभव होगी। देखिए जब हमारे यहाँ पर हम मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हम खुद करेंगे, एमआरओ सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगी, तो विमानों की सर्विस, रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना हमारे लिए आसान होगा और लंबे समय तक उनको कार्य करने में हम यानी कार्य करने में सक्षम होंगे। और दूसरी तरफ देखिए कि भारत सरकार ने अभी ये जो एमआरओ सर्विस है इन पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी रेट कर दी है। तो इससे भी प्रतिस्पर्धी एक मार्केट का एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल बनाने में सहयोग करेंगी और इसीलिए यह प्रोजेक्ट हर तरीके से, पूरी तरीके से भारत के लिए फायदेमंद है। तो ये था दोस्तों आज की खबर हमारी कि हम राफेल, नए राफेल 114 खरीदने जा रहे हैं। पहले 26 और 36 यानी 62 पहले खरीद चुके हैं, 176 राफेल हमारे पास हो जाएंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, भारत सरकार को जल्द ही राफेल का और स्क्वाड्रन खरीदने पड़ेंगे और उनको जल्द से जल्द खरीद लेना चाहिए ताकि ये हेडेक खत्म हो जाए, ये सिरदर्द खत्म हो जाए। इसके अलावा SU-57 पर भी आपको सूचनाएं बहुत जल्दी मिलेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।